नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताइए। तो आपको पता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहां पे पोर्शन था वो आपका था मैथ्स का। आपको देखने को मिला होगा, ग्राफ भी आपको देखने को मिला होगा और आपको मिला है साथ में कुछ आसान से क्वेश्चन। ठीक है, आसान से आपको क्वेश्चन मिले हैं और ग्राफ थोड़े से आपके कैलकुलेटिव थे। तो ग्राफ आपके टाइम ले सकते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा, कल भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा हाल फिलहाल में आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए थे, तो उसमें आपको ये सारे सवाल कराए भी थे, आपको ये सारे सवाल और आपने किया भी होगा। देखिए, तो इस सवाल में क्या है, यहां पे आपको दिया गया है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन थे। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे कि कैसे पॉइंट को बैलेंस करना होता है। देखिए, जैसे यहां पे अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, क्या दिया गया है 0.005 0.005 है। अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट इसमें का हटा दीजिए, तो उसके लिए आपको पता है इसमें 10 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा, इसमें 10 से गुणा करना होगा। लेकिन इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाता है, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, ये 0.005 और गुणे में 0.005 हो जाएगा। ये चीज आपको बताए थे ना। तो एक 10 से गुणा करेंगे तो एक का हटेगा और दूसरे का हटाने के लिए आपको एक और 10 से गुणा करना होगा, यानी कि आपको 100 से गुणा करना होगा। आपको इसके बेस में 100 से गुणा करना होगा और साथ में इसको बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर भी 100 से गुणा करना होगा। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे, नीचे से क्या होगा, नीचे से एक पॉइंट हटके ये भी आपका बिल्कुल ऊपर वाले इक्वेशन की तरह बन जाएगा। ये भी आपका 0.05 स्क्वायर प्लस में 0.41 का स्क्वायर और प्लस में 0.073 का स्क्वायर आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बन जाएगा। तो इससे ये ऊपर वाला टर्म कट जाएगा और आपके पास लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 100 बच जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 100 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बच जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे एक गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं, इसको एक मार देते हैं, दोनों को सेम समझ के यहां पे एक आंसर आप लोग टिक कर देते हैं। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा 1 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 100। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन आपके आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, एक दो बस ग्राफ आपसे पूछे गए हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव है, उसको भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, इस सवाल को आप सभी लोग देखिए, इसमें क्या दिया गया है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। ठीक है, 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल, पहले का आंसर 100 था, एक पॉइंट हटाना था और स्क्वायर लगा हुआ था, तो एक पॉइंट हटाने के लिए 100 से आपको गुणा करना होगा, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, आपको पता है, इसमें वेन डायग्राम का हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे होगा, एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले इसमें आपको वेन डायग्राम का यूज करना होगा। तो वेन डायग्राम से कैसे इस सवाल को हम लोग करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां पे आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। और वो कैसे बनेगा, तो वो आपका बनेगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा, दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो X पढ़ रहे हैं, एक वो है जो Y पढ़ रहे हैं। X न्यूज़पेपर वाले और ये रहे आपके Y न्यूज़पेपर वाले। इसमें आपको पता है सबसे पहले हम कौन सा टर्म भरते हैं, सबसे पहले हम कॉमन टर्म को भरते हैं। जैसे कि दिया गया है 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। इस कॉमन वाले को सबसे पहले भरेंगे। 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो X को भी पढ़ते हैं और जो आपको Y न्यूज़पेपर भी वो लोग पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें दिया गया है कि 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो X न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। ये वाला सर्कल आपके 40% को डिनोट करेगा। ये वाला सर्कल कितना बताएगा, 40% को बता रहा है। जिसमें ये आपका 10% है, तो अगर पूरा 40 है तो ये 10 हो जाएगा, तो शेष कितना हो जाएगा, शेष आपका 30 हो जाएगा।
ये वाला सर्कल आपके 40% को बता रहा है, अगर ये वाला ये वाला सर्कल आपके 50% को बता रहा है। यदि ये 10 है तो ये शेष आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40। तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा, आप एक बार देखिए, 40 10 50 और 50 30 80, यानी कि ऐसे लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक पढ़ रहे हो या फिर दोनों पढ़ रहे हो, उनकी संख्या है 80%। ठीक है, उनकी संख्या है 80%। तो वो लोग बताइए जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को बताइए जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। यदि 80% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं तो टोटल होते हैं 100%, इसमें से घटा लेंगे 20% आपका आंसर आ जाएगा। यानी 20% लोग ऐसे होंगे जो कि कोई भी न्यूज़पेपर आपका नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ एवरेज का एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्लास में आप लोग को कई बार इस सवाल को कराया गया है, क्लास में आपने किया होगा बहुत बार, आपको ऐसे नॉर्मली डेली क्लास भी करते होंगे ना, तो उसमें भी क्लास में आपको कई बार ऐसे सवाल कराए गए हैं। सारे के सारे सवाल आपको कराए गए हैं, आप लोग इस सवाल को करिए, इस सवाल को करिए। देखिए कितना आसान सवाल है। कहा गया है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का औसत 45 है। आपसे बस 5वां परिणाम पूछा गया है, तो कुछ नहीं है इस सवाल में। 5 परिणाम है, इनका औसत 46 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 46 गुणे का 5, यानी कि इनका योग 230 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग 230 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 4 का औसत 45 है। यदि पहले 4 का औसत 45 है तो पहले 4 का योग कितना हो जाएगा, पहले 4 का योग हो जाएगा 180। ठीक है, पूरे 5 का योग कितना है, 5 का योग आपका 230 है और इसमें से 5 में से 4 का योग कितना है, 180 है। तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, पांचवी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी 50 हो जाएगी। ठीक है, पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी, यानी कि जो आपकी पांचवी संख्या है ये आपका 50 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही, 50 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आइए 2 सवाल और है अपने पास। एक सवाल आपका ये है, देखिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए जल्दी से। आसान सा सवाल है ये भी, सिंप्लीफिकेशन आपके ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, जो कि अभी हाल में आपको पता है इसी लास्ट वीक में ही आपको सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, यहां पे आपको देख के लग रहा होगा कि कोई ट्रिक लगने वाला है, कुछ आप करेंगे, नहीं, कोई ट्रिक नहीं लगेगा। आप इसको नॉर्मल जैसे जानते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। नॉर्मल जो जानते हैं आपको क्या करना होगा, 5.21 को गुणा करना होगा 6.32 में। ये आपको सबसे पहले करना होगा गुणा, ये आपको मल्टीप्लाई यहां पे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 3 7 हो जाएगा, 5 दूना 10 6 16 16 6 22 का 2 और 22 का 2 कैरी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 6 दूना 12 15 हो जाएगा, 27 2 29 हो जाएगा और इसके बाद 6 5 30 और 30 2 32। इसको गुणा करने पे 32.9272 आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का भी मैथ आसान है, सेकंड शिफ्ट के भी मैथ में कुछ नहीं है। तो देखिए कितना हो जा रहा है, ये 32.9272 हो जा रहा है। इसमें से आपको 2.9272 घटा लेना है, लास्ट में कितना बचेगा आपको साफ दिख रहा है, सारे टर्म माइनस हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी 30 आपका सही जवाब बच रहा है। 30 बच रहा है ना, बिल्कुल सबका आंसर एकदम 30 आ रहा है। तो आसान पेपर है, कल जिन बच्चों का पेपर है ना, आराम से जाइएगा। ग्राफ में थोड़ा सा टाइम आपका जा रहा है, ग्राफ देखिएगा, एक आध ग्राफ आपके अच्छे खासे आए हैं, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा। इस सवाल को करिए तो कितने लोग इस सवाल को कर पा रहे हैं, इस सवाल को आप लोग करिए तो करिए। इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को हम लोग को कैसे करना है, बिल्कुल आपको गुणा करना था, गुणा करके इसको माइनस कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। देखिए तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे अंडर रूट में है 77.44 आपको दिया गया है। ठीक, सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, ये आपको थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा होगा, इसको पहले करते हैं। देखिए इसको करने का अगर आप इसको बस एज्यूम करके हम लोग चलते हैं कि कितना हो सकता है, तो देखिए कितना है, 77.44 है, यानी अगर ऐसे मान लू, पॉइंट हटा के मानू तो 7744 आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए किसके अप्रॉक्स में जाएगा। ठीक है, किसके अप्रॉक्स में जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं 90 का स्क्वायर करूंगा, तो 90 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा, ये आपका 8100 हो जाएगा।
90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 8100 हो जाएगा। लेकिन ये जो है 8100 से कम है, ठीक, 8100 से क्या है, कम है। तो 8100 से कम में कितना हो सकता है, क्या ये 89 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 88 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर किसी और संख्या का स्क्वायर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे इकाई अंक पे 4 दिख रहा होगा, इकाई अंक पे 4 दिख रहा होगा। तो अगर आप 89 का स्क्वायर करेंगे ना तो इकाई अंक पे 4 नहीं आएगा, 88 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इकाई अंक पे 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 90 से थोड़ा सा कम दिख रहा है ना, ये आपको 90 से थोड़ा सा कम दिख रहा है, यानी कि अप्रॉक्स ये 88 के होगा, 88 ही होगा, क्योंकि इसके बाद अब सीधे 84 पे जाएंगे ना, आप सीधे 82 पे जाएंगे तब जाके आपको ये दिखने को मिलेगा, यानी ये आपका 88 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आपका 88, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि ये आपका 8 पॉइंट का 8 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। थोड़ा सा एज्यूम करके हम चीजों को कर सकते हैं। अब आप यहां पे देखिए, इसके इकाई अंक पे 6 लगा हुआ है, ठीक है, इकाई अंक पे 6 लगा हुआ है, यानी कि कौन सी संख्या बन सकती है, ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई अंक पे या तो 4 आ रहा हो या फिर इसके इकाई अंक पे 6 आ रहा हो, ठीक है। सिर्फ 2 ही वैल्यू आपकी पॉसिबल है, या तो इकाई अंक पे 4 आएगा या तो इकाई अंक पे 6 आएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिएगा, आप अगर यहां से देखेंगे तो ये आपको 29 दिख रहा है, यानी कि ये संख्या आपकी 5 से बड़ी आएगी, ठीक है, 5 से आपकी बड़ी संख्या आने वाली है, ठीक, 5 से बड़ी संख्या आने वाली है। अब यहां पे थोड़ा सा गौर करिएगा, आप ऑप्शन से जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए, इकाई अंक पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक। 4 वाला इकाई अंक आपका है नहीं, यहां पे 4 तो है ही नहीं, ये 2 वाले नहीं होंगे, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये सही होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक। यहां पे आपको 8 दिख रहा है, यहां पे आपको 5 दिख रहा है, तो 8 और 5 मिला के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा ये 13 से ज्यादा होने वाला है। आंसर जो होगा 13 से ज्यादा होगा, तो ये आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक तो आपके पास सिंपल मेथड दिख रहा है कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, इसका भी अंडर रूट निकाल के जोड़ लीजिए, ठीक, ये आपको दिख रहा है। और दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आप इसको ऐसे एजम्पशन से मान के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ये आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए, 29 है ना, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 से ज्यादा संख्या ये होगी, ठीक, 6 नहीं होगा लेकिन 5 से ज्यादा होगा, ठीक। तो ऐसे आप लोग करेंगे। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट के 5 क्वेश्चन थे, इसके ग्राफ भी है, ग्राफ भी मैं आपको कराऊंगा, उससे पहले ये सेकंड शिफ्ट के आपके क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट के ये आपका क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, तो आपके पास एक सिंपल सा मेथड बनता है कि आप इससे सॉल्व कर ले। इसको 298,116 मान के इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ले, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आपके पास एक ऑप्शन बचेगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए कितना आने वाला है, उसके बाद चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक आपका ये हो जाएगा। बाकी अगर एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप ऐसे जा सकते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए इन सवालों को करिए। देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन में अभी आपको लास्ट वीक में ही ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में लास्ट वीक में ही ये क्वेश्चन आपको कराए थे और इसमें डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखाए थे। इसको बोले थे डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। अगर ऐसा है, ऊपर क्यूब बन रहा है और नीचे आपका यहां पे एक माइनस बन रहा है, यानी डायरेक्ट ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये किस चीज का फॉर्मूला है,
ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी आपको कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं। डेली क्लास जो करता होगा ना उसको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताए हैं। और इसमें लास्ट में फाइनल आपके पास क्या बन रहा था, फाइनल आपके पास ए प्लस का बी बचता है। क्या बचता है, ए प्लस का बी आपके पास बचता है। आपको बस इसको डायरेक्ट जोड़ लेना था। 2.1 को आप जोड़ देते 5.8 में, आपका आंसर आ जाता 8 1 9 और 5 2 7, यानी कि 7.9 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट करना था। अभी आप हाल फिलहाल में भी क्लास ज्वाइन किए होंगे, क्लास किए होंगे, तो वो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये तो आप देखते ही इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, इसको आप देखते ही आंसर दे देंगे क्योंकि आपको चीजें कराई गई हैं। ठीक, देखिए कोई भी एग्जाम होता है ना तो आपके वही चीजें पूछी जाती हैं जो हम लोग यहां पे कराते हैं। आसान हो टफ हो, पेपर आपका आसान पूछा जाता है। मैटर करता है आपका स्पीड, किस स्पीड से आप कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसको करते हैं। इस सवाल को आप लोग करिए, तो इस सवाल को करिए। देखिए एक परीक्षा में आपका सेम सवाल जो अभी न्यूज़पेपर वाला सवाल था वही सवाल है। ये कहा गया है एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कण यानी कि रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो देखिए कल भी ये क्वेश्चन आएगा, आपका ये क्वेश्चन कल भी आने वाला है। आपको बता रहे हैं सबसे पहला काम जो कॉमन है उसको भर दीजिए। यहां पे दो विषय की बात कही गई है, एक आपका फिजिक्स है और दूसरा आपका रीजनिंग है। एक फिजिक्स है, दूसरा आपका रीजनिंग है। सबसे पहले वो करिए कि कॉमन पार्ट को आप लोग भरिए। कॉमन बच्चे जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं वो है 55%। ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं वो है आपके 55%। ठीक, फिजिक्स में पास होने वाले छात्र हैं आपके 70% और रीजनिंग में पास होने वाले छात्र हैं आपके 80%। ठीक है, 55% तो आपके इधर कवर हो गए, बचे कितने आपके इधर बच जाएंगे 15%। 55%, 80 के तो 55 यहां पे कवर है, इधर बच जाएंगे आपके 25%। अब आप इसको देख लीजिए टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल आपको दिखेगा 55 प्लस का 25 80, 80 बस 10 90 5 95% तो ये हो गए जो पास हो रहे हैं। 95% ये तो वो हो गए जो एक या दो सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। ठीक, कितने हो गए 95%। बच कितने गए आपके 5% बच्चे बच गए हैं। तो ये 5% कौन है भाई, ये 5% वो है जो दोनों में फेल हो चुके हैं। 5% कौन है, ये वो है जो कि दोनों में फेल हो चुके हैं। सबसे पहला काम क्या करिएगा, कॉमन पोर्शन को आपको भरना होगा। ठीक है, जो पार्ट आपका कॉमन है उसको आपको भरना होगा। चलिए आइए इसको करते हैं, इन दो सवालों को करते हैं। औसत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान, और बाकी ये क्वेश्चन भी आपका आसान है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें सबसे बड़ा है। ये आपको नंबर सिस्टम में करा रखे हैं, बड़ा छोटा पहचानना। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको करते हैं कैसे हो जाएगा, देखिए आपको इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है, फ्रैक्शन में सबसे बड़ा ढूंढना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करिए। इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, इसको लाके यहां गुणा कर दीजिए, इसको लेके यहां गुणा कर दीजिए। 7 चौके 28 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा। अब देख लीजिए 28 और 45 में कौन सा सबसे बड़ा है, तो आपको पता चलेगा ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको अब लेके आगे बढ़िए। अब क्या करिए, अब इनको और इनको कंपेयर करिए। कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपका 13 पंजे 65 हो जाएगा और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। इनमें देख लीजिए कौन सा बड़ा है, आपको 77 बड़ा दिख रहा है, तो ये संख्या हटा दीजिए क्योंकि हमको बड़ा वाला लेके चलना है, हमको सबसे बड़ा संख्या निकालना है। ठीक, अच्छा अब क्या करिए, इसको यहां पे गुणा करिए। 13 13 जा 169 हो जाएगा, 17 दहा 170, यानी कि ये बड़ा हो रहा है। 170 187 के करीब जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 11/13 संख्या आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही है, सबका आंसर सही है, 11/13 ही आपका सबसे बड़ी संख्या होगी। इन क्वेश्चंस को आप मिनटों सेकंडों में उड़ा देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा याद करिए, 1-2 दिन पहले अभी घातांक करनी पढ़ा रहे थे,
टाइम एंड वर्क आपका पढ़ा रहे हैं ना अभी, इससे बस 2 दिन, इससे आज से याद कर लीजिए, 2 दिन पहले आपको घातांक और करनी पढ़ा रहे थे। तो क्या उसमें ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन कराए थे? एक बार बताइए, ऐसा क्वेश्चन कराए थे? बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन आपको कराए थे ना। देखिए आपको यहां पे क्या बताए थे, इसको 2ab में तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़ना है? 2ab ऐसे आपको तोड़ना था ना, इसको बोले थे ऐसे ब्रेक कर दीजिएगा। इसमें आपको 2 मेथड बताए थे, आपको बताए थे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 आपका 9 हो रहा है, और ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या को आगे रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी? अंडर रूट का 5 और माइनस का 2, आपका ये आंसर में आने वाला है। ठीक है, अंडर रूट का 5 माइनस में 2 आपका आंसर आने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आ रहा है ना? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करवाए थे, बिल्कुल करवाए थे, अभी कुछ दिन पहले आपको कराए हैं। ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करा रखे हैं ऑलरेडी, आप लोग ऐसे ब्रेक करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा। देखिए आपको एक और मेथड बताए थे, क्या बताए थे कि 2 दूने का 4 होता है ना, अंदर कर दीजिएगा तो अंडर रूट का 20 हो जाएगा। ठीक, इस 20 को तोड़ेंगे ना तो 4 पंजे 20 में टूटेगा, यानी कि अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 4 आपका हो जाएगा, और ये अंडर रूट का 4 निकालेंगे ना तो अंडर रूट का 5 माइनस का 2 आपके पास ये बचने वाला है। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका आपसे औसत पूछा गया है। औसत कैसे निकालते हैं? औसत, हाँ बिल्कुल, गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन कर सकते हैं। आप सबका स्क्वायर करके देख सकते हैं, जिसका स्क्वायर करने पे आपका ये टर्म आ जाता वही आपका सही जवाब हो जाता। आप अगर कल के पेपर में आता है तो आप क्या करिएगा, देखिए आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अगर ये वाला मेथड आप लोग पढ़े होंगे तो ये तो समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, आप गो थ्रू ऑप्शन चले जाइएगा, आप गो थ्रू ऑप्शन चले जाइएगा, इसको आप स्क्वायर करके देखिएगा, इसको आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको करना होगा। आप सारे टर्म को कंपेयर मत करिएगा, बस 2ab वाले टर्म को कंपेयर कर लीजिएगा। 2ab का मतलब क्या है? a की जगह पे अंडर रूट का 3 है, b की जगह पे 5 लिखा गया है, तो 2ab क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो ये तो आपका टर्म ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, ये प्लस वाला टर्म तो कट जाएगा क्योंकि ये टर्म आपका माइनस वाला है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को स्क्वायर करके देख लेना है। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर करके देख लीजिएगा, इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस का 2, a की जगह पे अंडर रूट का 5 लिखा है, b की जगह पे 2 लिखा है, तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 4 अंडर रूट का 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आपके पास ये भी दूसरा मेथड रहेगा। ठीक, इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब सभी संख्याओं का योग और कितनी संख्याएं हैं इनसे डिवाइड। तो पहले सभी संख्याओं को आपको जोड़ना होगा। जोड़ने पर कितना आ रहा है? जोड़ने पर कितना आ रहा है? 308 है और आपका 102 है, यानी 300 100 410 हो गया। 410 530 530 और ये आपका हो जाएगा 530 और ये आपका हो जाएगा 170। 530 600 700 के करीब जा रहा है। ठीक, ये आपका योग तो 700 हो गया। संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 से काट देंगे आपके पास 140 बच जाएगा। ऑप्शन ए यानी कि 140 आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है, 140 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब आपको ग्राफ पे ले चलते हैं, ग्राफ करते हैं। यहां से हम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस करते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव हैं, ध्यान रखिएगा।
आपको पेपर में, अगर कल पेपर आता है तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से, आपको लगेगा यदि किसी ग्राफ में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है तो उस ग्राफ को पहले करिएगा जिसमें कैलकुलेशन कम होगा। ठीक, आपके हाथ में पेपर होगा, पलट के तुरंत देख लीजिएगा कि कौन से ग्राफ में आपके कैलकुलेशन कम है। देखिए, मैं यहां पे आपको इसको करने का तरीका बता देता हूं। ठीक, मैं क्या करता हूं, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अब देखिए, यहां पे ग्राफ में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, देखिए यहां पे क्या दिया गया है, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या हुआ है, एक कंपनी है, दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष कंपनी के व्यय, ये व्यय लिखा गया है, लाख रुपए में आपको बताया गया है। कंपनी का खर्च आपको यहां पे बताया गया है। ठीक, कंपनी का खर्च बताया गया है। क्या हो रहा है, यहां पे आपको सन दिया गया है 2011, 12, 13, 14, 15। ठीक, अच्छा, इसके बाद सैलरी पे कितना पैसा खर्च हो रहा है यहां पे बताया गया है। ईंधन तथा परिवहन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है यहां पे बताया गया है। बोनस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है ये दिया गया है, और इंटरेस्ट पे कितना हो रहा है ये दिया गया है, और ये आपका टैक्स है, टैक्स पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। ठीक, अब देखिए कैसे होगा। कहा गया है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था आपको बताना है। ठीक है, यानी कि 2015 में आपको कहा गया है कि जो टोटल खर्च 2011 में हो रहा है, देखिए इन सबको आप जोड़ेंगे, 2011 के खर्च के लिए आपको इन सबको जोड़ना होगा। तो 2011 में कितना खर्च होगा इसको आप ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक, ध्यान से बस मेथड सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। अब 2015 में कितना पैसा खर्च हुआ इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ के नीचे लिख दीजिएगा, और इसका आपको प्रतिशत निकाल देना होगा। प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से गुणा करना होगा, 100 से गुणा करेंगे आपका प्रतिशत हो जाएगा, और आपको ऐसे इस सवाल को करना होगा। ठीक, आपका बस प्रतिशत निकालना था पहले सवाल में, आपको थोड़ा सा जोड़ना होगा, जोड़ घटाव आपको करना होगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, इसका परसेंटेज आप सभी लोग इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको करता हूं। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, इसमें पूछा गया है ब्याज पर औसतन कितना रुपए चुकाया गया हर वर्ष में। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट की बात यहां पे कही गई है ना, यहां पे ब्याज की बात कही गई है। आप देखेंगे 5 वर्षों में टोटल कितना ब्याज चुकाया गया, 5 वर्षों में कुल कितना ब्याज चुकाया गया, यानी कि आपको यह देखना होगा कि कुल ब्याज क्या था। ठीक है, कुल ब्याज क्या था, और आपके 5 वर्ष की बात है, 5 से भाग दे देंगे तो औसत आपको पता चल जाएगा कि औसतन कितना ब्याज चुकाया गया होगा। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिए कहा गया है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है आपको ये बताना है। ठीक है, आपको बस ये करना है कि यहां पे देखना है इस अवधि में कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, आपको सबसे पहले देखना है कि कितना बोनस मिला है। ठीक है, कितना आपको बोनस मिला है, और यह पूछा गया है इसी अवधि में वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। आपको यहां से देख लेना है कि वेतन का कुल कितना मिला है। वेतन कितना है, आपका ऊपर बोनस हो जाएगा और नीचे आपका सैलरी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बोनस, नीचे आप सैलरी को जोड़ के लिख देंगे, और वहां पे आपको क्या कर देना होगा, बस आपको प्रतिशत निकाल देना होगा। ये आपको प्रतिशत निकालना है, तो ऐसे ये तीसरा सवाल हो जाएगा। और यहां पे देखिए सवाल आपका आसान है, बिल्कुल आसान है, सवाल तो आपका आसान है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा गया है, एक ग्राफ आपका कैलकुलेटिव है, सवाल आपका आसान है। जोड़ घटाव करेंगे थोड़ा सा वहां पे आपको टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन आपका आसान है। ठीक है,
कहा गया है वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना हुआ। 2013 में ना जितने खर्चे हुए हैं सबको जोड़ देना है, 2013 में जितने खर्चे हुए हैं सबको जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जितने खर्चे हुए हैं सबको जोड़ देना है और वही जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात आपको बताना है। लगभग में आपको बताना है इसका रेशियो कितना होगा, आपको बस इसका रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है, आपको पूछा गया है करों का, यानी कि जो टैक्स आप दे रहे हैं ना, इन सारे टैक्स को जोड़ेंगे, आपको बताना है कि आपने टोटल कितना टैक्स दिया और इसके साथ आप जो पैसा फ्यूल पे खर्च कर रहे हैं ना, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, तो इसको आप जोड़ेंगे। जो आप पैसा फ्यूल पे खर्च कर रहे हैं इन दोनों का आपको रेशियो बता देना है। ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ को करना है, इन दोनों का रेशियो आपको बता देना है। ठीक, आप यहां पे जोड़ आपको करना होगा, आपको मैं अभी बता रहा हूं ताकि अगर कल आप पेपर देंगे तो उस समय पे आपको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मेथड पता होना चाहिए, अच्छे से मेथड आपको सारा पता होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये देखिए, तो काफी अच्छा सवाल है ये, ध्यान से करिएगा इसको। आपको बस इसका मेथड बता देते हैं क्योंकि इसका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सवाल है ये, ठीक है, छोटा मोटा सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान से देखिएगा इसको, आप लोग देख लीजिए बस कैसे करना है। अच्छा खासा सवाल है। देखिए इस सवाल को देखिए एक बार, सेम यही क्वेश्चन कैसे कह सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन आएगा। देखिए इस सवाल को एक बार देखिए, यहां पे क्या चीजें हैं। कहा गया है ना 30 से 34 जो भी है आपको दिया गया है, 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, इसमें कितने कंपनी में शामिल हुए हैं और कितने लोग कंपनी को छोड़े हैं, ये चीज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, कितने लोग कंपनी में शामिल हुए हैं और कितने लोग कंपनी को छोड़े हैं, ये चीज इस ग्राफ में आपको बताया गया है। अब देखिए आपको ग्राफ में करना क्या है। देखिए कहा गया है आपको 2 लाइन दी गई है, एक लाइन हल्की सी पतली होगी और एक लाइन आपकी हल्की सी मोटी होगी, बस इतना ही आपको ऐसे दिया गया था। ठीक, अच्छा, कहा गया है एक जो लाइन है वो बता रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ज्वाइंड द कंपनी, यानी कि कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या बता रहा है। कौन सा लाइन, ये ऊपर वाला लाइन बता रहा है कि कितने लोग शामिल हुए। ठीक, अच्छा, नीचे वाला लाइन आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट कंपनी, यानी कि कितने लोग कंपनी छोड़ के चले गए। अब देखिए इस सवाल को आप लोग कैसे करेंगे। यहां पे थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है कौन सी लाइन मोटी है और कौन सी लाइन पतली है, लेकिन आपको चीजें ऐसे ही करनी होगी पेपर में भी। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे पहचानने में दिक्कत है। आप क्या करेंगे, देखिए क्या हुआ, अगर मैं मान लेता हूं कि ये वो लोग हैं जो कंपनी में शामिल हो रहे हैं और ये वो लोग हैं जो कंपनी से निकल के जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि क्या हुआ है, पहले साल इसमें कितने थे, 5000 लोग टोटल थे, 5000 लोग टोटल थे। आपसे सवाल में पूछा गया है ना 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा ये। टोटल 5000 इसमें कर्मचारी हैं। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, 500 लोग इस कंपनी से जुड़ रहे हैं, 500 लोग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन 400 लोग कंपनी छोड़ के चले जा रहे हैं। 500 लोग कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन 400 लोग कंपनी छोड़ के चले जा रहे हैं। टोटल क्या हुआ, ओवरऑल आपको पता चलेगा कि कंपनी में 100 कर्मचारी बढ़ गए। ठीक, इसके बाद देखिए क्या हुआ है, दूसरे साल में 450 लोग इस कंपनी में जुड़े हैं, 450 लोग इस कंपनी में जुड़े हैं, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि 600 लोग इस कंपनी को छोड़ के चले गए हैं। ध्यान रखिएगा, 450 जुड़े हैं लेकिन 600 लोग इस कंपनी को छोड़ के चले गए हैं, यानी ओवरऑल आपको पता चलेगा कि 150 लोग कम हो गए। ठीक है, क्या हुआ, 150 लोग यहां पे कम हो गए हैं। इसके बाद देखिए क्या हुआ है, अगले साल जब आप जाएंगे 2003 में, तो यहां पता चलेगा कि 600 लोग इस कंपनी से जुड़े हैं और 600 लोग जुड़े हैं
और कितने लोग बाहर निकल गए हैं, तो 550 लोग इस कंपनी को छोड़ दिए हैं। ठीक, 550 लोग इस कंपनी को छोड़ दिए हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा कि 50 लोग यहां पे ऐड हुए। ठीक, 3 साल में क्या हुआ देखिए, पहले साल यहां पे 100 लोग बढ़ गए, दूसरे साल 150 लोग घट गए और तीसरे साल फिर से 50 लोग बढ़ गए। इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कंपनी में ना कर्मचारी बढ़े हैं ना कर्मचारी घटे हैं, कंपनी में एक भी लोग ना बढ़े हैं। ओवरऑल क्या हुआ कि इन सबको हमने मिला के देखा तो पता चला एक भी लोग ना बढ़े हैं ना एक भी लोग घटे हैं, और यही आपसे पूछा गया था। तो 3 साल बाद भी कितने कर्मचारी हैं, 3 साल बाद भी ऑप्शन सी यानी कि 5000 कर्मचारी ही है। ठीक है, 3 साल बाद ही 5000 ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। ध्यान से देखिए, 100 बढ़े, ठीक, फिर से 150 कम हो गए तो 50 माइनस में चला गया। अगले साल क्या हुआ, फिर से 50 बढ़ गए तो वो माइनस वाला प्लस हो गया, यानी कि चीजें बराबर हो गई। यानी कि 3 साल बाद भी कितने रह गए, 3 साल बाद सिर्फ और सिर्फ आपके 5000 लोग ही रह गए। ठीक है, 3 साल बाद भी आपके 5000 लोग रह गए। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं कंपनी को। ठीक है, कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ लोग इस कंपनी को छोड़ भी रहे हैं, और इन दोनों को बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक, दोनों को बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे ही आपको बढ़ाते घटाते हुए कहां तक जाना है, कहा गया है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी, आपको ये बताना है। ठीक, अब देखिए, ऐसे ही आप बढ़ाते घटाते हुए चलेंगे। जो लोग इस कंपनी में जुड़े हैं उनको क्या करिएगा, देखिए यहां तक तो आपको पता है 5000 लोग थे। ठीक, यहां पे क्या हो गया, 700 लोग कंपनी से जुड़े, 200 लोग बाहर चले गए, यानी कि 200 लोग माइनस में हो गए और 200 लोग बढ़ गए। फिर से क्या हुआ, 550 लोग जुड़े और 600 लोग कंपनी को छोड़ चुके हैं। तो क्या हुआ, यहां पे आपको पता चलेगा 600 लोग, एक मिनट, कौन सी लाइन है, 550 लोग कंपनी को ज्वाइन किए हैं और 600 लोग कंपनी को छोड़ के चले गए हैं, यानी कि फिर से माइनस का 50 हो जाएगा। यहां पे आपको पता चलेगा कि ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन जुड़ने वालों की है। 700 लोग इस कंपनी से जुड़े हैं, 650 लोग कंपनी को छोड़ के गए हैं, यानी कि 50 लोग और यहां पे बढ़ जाएंगे। इस 50 से ये 50 कट जाएगा, ओवरऑल 200 लोग इस पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां तक 5000 लोग थे, 200 लोग और बढ़ गए, 2006 में कितने लोग हो जाएंगे, 2006 में इस कंपनी में 5200 लोग हैं। 2006 में कितने लोग हैं, 2006 में 5200 लोग हैं। और क्या है आपका, शुरू में कितना था, कब से पूछा गया है, 2003 से। तो 2003 में कितने लोग थे, 2003 में इस कंपनी में आपके 5000 लोग थे। आपको बस परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज आपको निकालना होगा। ठीक है, बस ध्यान रखिए चीजें कैसे जुड़ रही हैं, आपको यह ध्यान रखना है, चीजें कैसे जुड़ रही हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ लोग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ लोग कंपनी से निकल भी रहे हैं। आपको परसेंटेज निकालना है, आपको निकालना है कि ये 5000 का कितना प्रतिशत है, ये प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, बस ये वाला प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है। कहा गया है दी गई अवधि के दौरान, ठीक, किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से आपको अनुपात बताना है, कितना हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये आपके कौन है, ये लोग आपके वो हैं जो कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, तो कंपनी ज्वाइन करने वाले ग्राफ में देखिए सबसे कम संख्या कौन सी आ रही है, तो इसमें सबसे कम संख्या आपको 450 दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, 450 लिख लेना है। ये वो लोग हैं जो कंपनी को छोड़ रहे हैं और इनकी अधिकतम संख्या आपको ढूंढनी है। तो इनकी अधिकतम संख्या आपको क्या दिख रही है, इनकी अधिकतम संख्या आपको यहां पे 650 दिख रही है। तो ये आपको क्या करना है, आपको बस 450 और 650 का रेशियो निकाल देना है। इतना ही आपको करना होगा। कितना हो जाएगा, 9:13 हो जाएगा। यही आपको निकालना है, यानी कि 9/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा सॉल्व करिए, ऊपर वाला, इसको सॉल्व करना है। यहां तो परसेंटेज ही तो निकालना है, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। कितना आ रहा है, ये
5 9 45 यानी 90 48 बच जाएगा 480, 5 9 45, 99 के करीब जा रहा है क्या ये? 1 मिनट, 480 बच जाएगा, 5 9 45, 450 460 हो जाएगा, 9 दूना 18, आपका बच जाएगा यहाँ पे 32, और ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 96 के करीब जाएगा, 96 के करीब में जा रहा है, ये 96% हो रहा है, 96% जा रहा है, ठीक है, 96% जा रहा है, 96 के करीब में जा रहा है। चलिए आइए इसको करते हैं। देखिए कहा गया है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है वो प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है। आपको बताना है ना, छोड़ने वाले की बात कही गई है, यानी जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन छोड़ने वाले की लाइन है। कहा गया है पिछले वर्ष की तुलना में ना किस वर्ष इनका प्रतिशत अधिकतम है, जैसे या तो छोड़ने का या तो ज्वाइन करने का प्रतिशत, या तो ऊपर की तरफ या तो वृद्धि या तो कमी। देखिए वृद्धि या कमी कैसे, जैसे यहां पे 400 लोग हैं और यहां पे 600 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि आपको पता चल रहा है कि यहां पे 200 लोग ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो ये 200 400 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पे 50% लोग अधिक ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है, यहां पे दिख रहा है कि 50 लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 50 बट्टे का 600, ये आपका काउंट करने लायक नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, फिर से 50 लोग और कम हो गए, 50 लोग और कम हो गए तो 50 बट्टे का 500। आपको बताना है कि कौन सा प्रतिशत, ये जो पिछले साल के हिसाब से प्रतिशत है ना, पिछले साल के हिसाब से प्रतिशत है, पिछले साल और इस साल में जो बदलाव है बस उस बदलाव को आपको बताना है, कहां पे वो बदलाव सबसे ज्यादा है, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, कहां पे वो बदलाव सबसे ज्यादा है, कहां पे जो बदलाव आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, बदलाव का जो प्रतिशत है ना वो सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक। जैसे आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, यहां पे 400 है, यहां पे 600 हो गए हैं, यानी कि 200 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि किस पे हुई है, 400 पे। प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, प्रतिशत में ये आपको पता चला है कि 50% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही आपका हर एक लाइन पे निकालना है, हर एक जगह आपका निकालना है, और जो प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जहां पे आपकी वृद्धि या कमी सबसे ज्यादा होगी वही मेरा आंसर होगा, बस यही आपको निकालना है, ठीक। ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी दोनों पूछा गया है, यहां पे लिखा गया है ना वृद्धि या कमी, दोनों आपसे पूछा गया है, या तो वृद्धि या तो कमी, जो अधिकतम हो वही आपको बताना है, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, जो ज्यादा है वही बताना है, ठीक। आपको यहां पे दिखेगा पहला वाला ही ज्यादा दिख रहा है मुझे तो, यानी कि 2002 में ही सबसे ज्यादा बढ़त हुई है, ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, यहां से यहां पे कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आपको हुई है ये आपको बताना है। ग्राफ सीजीएल में आएगा, सीजीएल का ग्राफ आसान आता है, वो ग्राफ आपको कराएंगे, आप लोग को दिखेगा वो ग्राफ आपका बहुत ही आसान आता है। देखिए यहां से यहां तक कितनी बढ़ोतरी हुई है ये आपको बताना है। अगर मैं पीछे लेकर चलूं तो यहां पे आपको दिख रहा है यहां से यहां तक कितना फर्क पड़ रहा है, आपको पीछे एक कराए थे, आपको सारे नंबर पता है। हाँ क्या हुआ है, 2002 की बात करूं तो ये तो 2001 है, ये है आपका 2002। 2002 में क्या हुआ है, आपके 100 कर्मचारी जुड़े हैं और 150 छोड़ के चले गए हैं, यानी कि 50 कर्मचारी यहां पे कम हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद फिर से अगले साल क्या हुआ है, अगले साल आपके फिर से 50 कर्मचारी और बढ़ गए हैं, तो इनमें कितनी की बढ़त आई है आपको ये बताना है। यहां पे टोटल कितने कर्मचारी हैं ये देखिए, 2002 में आपके टोटल 4950 कर्मचारी हैं, और 2003 में कितने कर्मचारी हैं, 2003 में आपके 5000 कर्मचारी हैं। तो आपको बताना है यहां से यहां कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बस आपको ये बताना है, और ये आप प्रतिशत निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कल सुबह का क्लास होगा आपका, कल सुबह का क्लास क्यों रुकेगा, कल सुबह का क्लास होगा, ठीक। तो बस ये आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है, जो कि आप इस डाटा से निकाल सकते हैं,
ठीक है। एक आपका ये सर्कल वाला ग्राफ आया था, ये ग्राफ तो बहुत आसान है, आपने रात वाली क्लास में भी किया होगा, आपने अजय सर का क्लास भी किया होगा रात में 8 बजे, तो उसमें भी ग्राफ वाले दिन आपको ये सारे क्वेश्चन कराए गए थे। ठीक है, ग्राफ वाले दिन ये सारे क्वेश्चन कराए गए थे, ये तो आपका बहुत ही आसान होता है। आपको बताए थे या तो इसको 360 डिग्री में तोड़ के देगा, या तो 360 डिग्री में तोड़ के देगा, या फिर इसको 100% में तोड़ के दिया जाता है, या फिर 100% में तोड़ दिया जाता है, या तो 360 डिग्री में तोड़ दिया जाता है। यहां पे दिया गया है सभी मान आपके डिग्री में दिए गए हैं, यानी सारी वैल्यू को आपको डिग्री में तोड़ा गया है और आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जीडी में भी ग्राफ आएगा, क्यों नहीं आएगा, एसएससी के हर एग्जाम में ग्राफ आता है और ग्राफ आपके हर एग्जाम में आता है, जीडी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कहीं भी हो आपका आएगा एग्जाम, एग्जाम में आपका ग्राफ आएगा। ठीक, तो इसको आपको कैसे करना है ध्यान दीजिए, कार्यक्रमों की तुलना में, ठीक, अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया आपको बताना है। अब यहां पे देखिए कार्यक्रम में कितना खर्च हो रहा है, कार्यक्रम में आपका 35 खर्च हो रहा है, और इसके बाद अनुसंधान यानी कि रिसर्च में कितना खर्च हो रहा है, रिसर्च में आपका 65 खर्च हो रहा है। तो आपको बताना है कार्यक्रम की तुलना में रिसर्च में कितना ज्यादा खर्च हो रहा है। बस आप यहां देख लीजिए, यहां पे आपको दिखेगा नंबर में 30 खर्च हो रहा है, और ये चीज आपको प्रतिशत में बतानी है, यहां से इसका आप निकाल देंगे प्रतिशत। ठीक, यहां से निकाल देंगे इसका प्रतिशत, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कल से 7 बजे स्टार्ट करना, मुझे लग रहा है कल आपका पेपर लास्ट है और कल ही आपका लास्ट पेपर है। अच्छा, इस पे देखिए छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, कुल जो भी पैसा खर्च किया गया है इसमें कितना प्रतिशत पैसा आपका छात्रावास यानी कि हॉस्टल पे खर्च हुआ है। तो आपको दिख रहा है हॉस्टल पे 46 खर्च हुआ है। ठीक, आपका हॉस्टल पे खर्च हुआ है 46। अच्छा, इस सर्कल को डिग्री में तोड़ा गया है, तो डिग्री में तोड़ने का क्या मतलब है, टोटल ये 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री में से 46 डिग्री जो आपका है ये आपका हॉस्टल पे खर्च हो रहा है, इसका बस आपको प्रतिशत निकाल देना है। इसका क्या करना है, इसका आपको निकाल देना है प्रतिशत। ठीक, इसका प्रतिशत निकाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देंगे, देखेंगे तो इसमें दिया गया है ना, विभिन्न क्षेत्र पर खर्च की गई टोटल राशि 1,80,00,000 रुपए हो तो आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बताना है खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। ठीक है, आपको दिख रहा है हॉस्टल पे 46 खर्च किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे 50, यानी कि ये राशि इससे 4 अधिक है, डिग्री में 4 अधिक है, आपको ये पैसे में बताना है। पॉइंट में आ रहा है, किसका आंसर पॉइंट में आ रहा है, किसका आंसर पॉइंट में आ रहा है, डिग्री में 4 खर्च हो रहा है, आपको ये पैसे में बताना है। देखिए टोटल 1,80,00,000 जो भी अमाउंट आपका लिखा गया है ना, ये आपका क्या है, ये आपका 360 डिग्री है। ठीक, आपको यहां पे सिर्फ 4 डिग्री का मान बताना है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे 4 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, देखिए 0 से कट जाएगा 0, 36 से 180 कटता है 5 बार में, और ये 4 जीरो आपको उतारना पड़ेगा। इसमें जब 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगले सवाल पे जाएंगे तो पूछा गया है खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है। तो आपको बताना है जो खेल में है वो शिक्षा की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए आपको पता चल रहा है खेल पे 52 खर्च किया जा रहा है, शिक्षा पे 80, तो इसको इसमें से घटा दीजिएगा, 80 से परसेंटेज निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 6/7 यानी कि 600 बट्टे का 7 आ जाएगा, 60 8 56 यानी कि 80 के करीब चला जाएगा, 7 8 56 80 के करीब में जाएगा, 7 8 56 और 7 5 35 कितना 86 करीब जा रहा है ना, 7 8 56 बिल्कुल 86 के करीब में जाएगा। ठीक है, 86 के करीब में जाएगा। देखिए इसको देख लीजिए, अब ये लास्ट बचा है, लास्ट कह रहे हैं, इसका लास्ट है। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुष्ठान पे कितना खर्च हुआ है। देखिए आपको बता रहे हैं
कुल 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1.8 करोड़ हो जाएगा। 360 डिग्री बराबर 1.8 करोड़ हो जाएगा। आपको शिक्षा यानी कि 80 डिग्री और इसके साथ अनुसंधान यानी कि रिसर्च पे कितना खर्च हो रहा है, 50, यानी कि 360 डिग्री बराबर आपको पता चल रहा है कि 1.8 करोड़ है। तो आपको निकालना है 130 डिग्री बराबर कितना होगा। 130 डिग्री बराबर कितना होगा, आपको बस ये बता देना है। ठीक, आपको ये बता देना है 130 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ को खोलेंगे हम लोग। ये ग्राफ आप लोग देखिए, ये ग्राफ आपका आसान है, सेकंड शिफ्ट का ग्राफ है और सेकंड शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखिए क्या पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक, लिखा गया है जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपको सबसे पहले जाना है कंपनी एस पे, आपको जाना है कंपनी एस पे, और एस के जो उत्पाद है ना, इसकी संख्या में जनवरी से अप्रैल, ये आपका जनवरी है, ये आपका अप्रैल है, कितनी वृद्धि हुई है आपको प्रतिशत में बता देनी है। 85 से बढ़ के 140 हो गया है, तो आपको बताना है प्रतिशत में ये वृद्धि कितनी है। आपको बस इतना बताना है कि ये वृद्धि प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक, आपको यहां पे बस इतना बताना है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% जो है ये माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई के में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले आपको टी पे चलना है। ठीक, और टी के 3 महीने की बात कही गई है, मार्च, अप्रैल और मई की। मार्च, अप्रैल और मई में टोटल कितना ये बिका है, आपको सबसे पहले ये देखना है। मार्च, अप्रैल, मई में टोटल कितना बिका है। इसमें से जो 32% था ये माइल्ड स्टील का बना हुआ था, तो इसका आपको 32% निकाल देना है। ठीक है, इन 3 महीने में कितना बिका ये, और इसका आप निकाल देंगे 32%, तो आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन 3 महीनों में कितना बचा बिका, जितना बिका उसका निकाल दीजिए 32%, तो आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है, आपको ये बतानी है। सबसे पहले चलिए फरवरी के महीने में। ठीक है, सबसे पहले चलिए आप फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में कंपनी पी, एस और टी, इन 3 कंपनी द्वारा, यानी कि 110, 90, 200, 355, ठीक है, इस 3 कंपनी द्वारा बेचे गए, पी, एस, टी द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों का औसत आपसे पूछा गया है। इसको करेंगे अनुमानित मान ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अनुमानित पूछा गया है, 118 के करीब चला जाएगा। ठीक, ठीक है, 118 ऑप्शन में है भी, तो 118 के करीब में आपका चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कहां चला जाएगा, ये आपका 118 के करीब में चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सब में यही ट्रिक लगेगा। देखिए आप लोग जो पढ़े हैं वही आपको लगाना भी है। यहां पे भी आपसे पूछा गया है ना, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, आपको बस ये बताना है। अब आप चले जाइए कंपनी क्यू पे। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई, आपको सिर्फ जनवरी और मई देखना है, इसमें कितना बिका, इसमें 200 बिका। इसके बाद जाना है आर पे, आर द्वारा भी जनवरी और मई देख लीजिए तो 285 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितने का है, इनके बीच का अंतर 85 का है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इनके बीच का अंतर 85 का है, इनके बीच का अंतर 85 का है, 85 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जूम कीजिए, आपको दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा होगा, काफी बड़ा है। मेथड को बस ध्यान रखिएगा, मेथड ध्यान रखिएगा, यहां से मेथड इंपॉर्टेंट है। कल आपका पेपर है ना, मेथड आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहां पे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये देखिएगा, यहां पे कहां आप लोग फंसेंगे ना, ऊपर यहां पे वैल्यूज नहीं लिखी गई हैं। ठीक, ऊपर वैल्यूज नहीं लिखी गई हैं, ये तो आपको परफेक्ट दिख रहा है,
पूरा लाइन पे है, ये भी पूरे लाइन पे है, ये भी लाइन पे है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्याएं लाइन पे नहीं है, दिक्कत आपको वहां पे फंसने वाला है। ठीक, जो संख्याएं आपकी लाइन पे नहीं है वहां पे दिक्कत फंसेगा कि इस वैल्यू को मैं क्या लूं। देखिए, इस वैल्यू को ना 5 के टर्म में ही लीजिएगा। जैसे ये 40 से 60 की बात कही गई है ना, तो या तो 45 लीजिएगा, या फिर 50 लीजिएगा, या फिर 55 लीजिएगा, और जो ऊपर होगा उसको 60 लीजिएगा। अब देखिए, ये इसके नजदीक है ना, इसको आप 55 मान के चलिएगा। ये भी इस लाइन के नजदीक है, तो ये आपका 75 हो जाएगा। ठीक, ये तो पूरा है। ये आपका थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको आप ऐसे 65 मान के चलिएगा। ये आपका आधे पे है, तो करीब इसको आप 90 मान के चलिएगा, और ये ऊपर है एकदम सटा हुआ है, तो 95 मान के चलिएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा एजम्पशन पे इस क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा एजम्पशन पे इस क्वेश्चन को करना होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2011 में आपको दिख रहा है यहां पे 40 खिलौने बिक रहे हैं, 2018 में आपको दिख रहा है 95 खिलौने बिक रहे हैं। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है आपको दिख रहा है, यहां से यहां 55 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि किस पे हुई है, 40 पे। इसका बस आपको प्रतिशत निकाल देना है। ठीक, कितना हो जाएगा, 550 बट्टे में 4 हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 137 के करीब चला जाएगा। 137% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, बाकी क्वेश्चन आपके वही है जो आप लोग नॉर्मली जानते हैं। ठीक है, देखिए बाकी क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही। किस वर्ष की तुलना में आपको सब जगह यहां पे वृद्धि प्रतिशत चेक करना होगा। ठीक है, किस वर्ष आपकी वृद्धि सबसे ज्यादा हुई प्रतिशत में, किस वर्ष आपकी वृद्धि सबसे ज्यादा हुई। यहां पे वृद्धि नहीं हो रही है, इसको छोड़ दीजिएगा। आप ग्राफ को देखिएगा, किस वर्ष आपकी वृद्धि प्रतिशत सबसे ज्यादा है। आपको देखना है किस वर्ष वृद्धि प्रतिशत सबसे ज्यादा है, और जो प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, जो प्रतिशत यहां पे सबसे ज्यादा होगा, जैसे यहां पे 40 है, ठीक, और यहां पे 55 हो गया, वृद्धि हुई 15 की, किस पे, 40 पे। इसका निकालेंगे आप प्रतिशत। ऐसे ही आप इसका निकाल लेंगे, यहां पे कमी हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसका निकाल लेंगे। ये तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये तो लेने लायक नहीं है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको इन सवालों को करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये भी आपके सेम सवाल है। आपको बस ध्यान रखना है, आपको यहां पे बस एक ही दिक्कत आपको आने वाली है इसके वैल्यू को मानने में। इसका वैल्यू जैसे ऊपर वाले लाइन के आसपास है, एकदम जस्ट सटा हुआ होगा ना, तो इसको आप 55 मान लीजिएगा। 5 कम करके मान लीजिएगा, देखिएगा कितने का गैप होगा, उस हिसाब से आप लोग मानिएगा। उस गैप को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, उस हिसाब से आपको मानना होगा। ठीक, और उसके बाद बाकी सारे आपको कर सकते हैं। यहां पे आपको बताना है लगभग प्रतिशत गिरावट 2013 से 14 में कितना गिरावट हुआ। 13 में आप इसको 75 मान के चलिए, और ये आपका ऑलरेडी 60 है, तो यहां से यहां कितना गिरा, तो यहां से यहां 15 गिरा। किस पे गिरा, 75 पे। प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी कि आपका यहां पे 20% आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा। इस वाले में क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका औसत निकालना है, सबसे पहले निकालना है इसका एवरेज, और देखना है कितनी संख्याएं ऐसी हैं, कितने साल ऐसे हैं जो कि इस एवरेज से ज्यादा होंगे, बस ये आपको बताना है। ठीक है, 21 का भी, अभी कौन 21 पे घूम रहा है, ये भी आपका सेम सवाल है। आपको बस बताना है औसत जो 15-16 का औसत है, वही औसत अन्य किस साल में है, ये आपको बताना है। 15 और 16 का आपको औसत देखना होगा, यहाँ पे औसत कितना है, और कौन सा ऐसा साल है जिस साल जो 15-16 का औसत है वही औसत, सेम औसत उस साल हो, ये आपको बताना है। ठीक, कर लेंगे आप सभी लोग, ग्राफ कर लेंगे। देखिए ये सारे ग्राफ आपको कराए गए हैं क्लास में। एक ये वाला ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लीजिए एक बार, इसको एक बार थोड़ा सा बस सीख लीजिए। बाकी इसके बाद आपके जो भी ग्राफ है नॉर्मल ग्राफ आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आपसे नॉर्मल ग्राफ ही पूछे गए हैं। देखिए यहां पे क्या है, आपको कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन आपको प्लस माइनस वाला काम ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए
यहां पे क्या है ना, एक चीज यहां पे समझिएगा, दिया गया है द फॉलोइंग, निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 6 की अवधि के दौरान दो कंपनियां ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ठीक ठीक है, और ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये वाली जो लाइन है ना, जैसे मान लीजिए ऊपर वाली लाइन आपकी कंपनी ए को शो कर रही है, ए का प्रॉफिट शो कर रही है, और जो नीचे वाली लाइन है ये कंपनी बी का प्रॉफिट शो कर रही है। यानी ए को 45% का प्रॉफिट हुआ, यहां पे बी को 40% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही चीजों को यहां पे दर्शाया गया है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां पे देखिएगा 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। तो 2005 में उनके व्यय का आपको अनुपात ज्ञात करना है। आपको क्या बताना है, उनके व्यय का अनुपात क्या है। यहां पे एक चीज देखिएगा, आप मान के चलिएगा ना कि उनका जो लागत है यानी कि जो उनका व्यय है ये कितना मान के चलिएगा, आप 100% मान के चलेंगे। ठीक, उनका जो व्यय आप मान के चलेंगे ये 100% मान के चलेंगे। यानी कि जो कंपनियां हैं ना वो 100 रुपए खर्च कर रही हैं। ठीक, अच्छा 2005 की बात कही गई है, यदि ये कंपनी ए है तो 2005 में इस कंपनी को 70% का फायदा हुआ है। 2005 में इस कंपनी को 70% का फायदा हुआ है, यानी कि इसका आय कितना हो जाएगा, आय इसका 170 रुपए हो जाएगा। ठीक, 100 रुपए का सामान लगाती है, 70 रुपए का फायदा होता है, यानी 170 रुपए का इसका आय है। ठीक है, इसके बाद 2005 में कंपनी बी की बात करूंगा तो इसको 50% का फायदा हुआ है, यानी इसका आय क्या हो जाएगा, 150 रुपए इसका आय हो जाएगा। 100 रुपए लगाया है, 50 रुपए फायदा हुआ है, 150 रुपए इसका आय हो गया है। क्वेश्चन को पढ़िए, पूछा गया है 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्या था। उनके व्यय का अनुपात क्या था, देखिए आपको यहां पे, एक मिनट, उनके आय क्रमशः 3 और 4 थे तो उनके व्यय का अनुपात पूछा गया है। आय आपने निकाला है 170%, यहां पे आपने निकाला है 150%। कहा गया है 170% बराबर 3 था। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, ये 3/170 हो जाएगा। तो 100% जो कि इसका व्यय है, 100% क्या हो जाएगा, इसको गुणे में 100 करना पड़ेगा। उसी तरह 150% बराबर अगर 4 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 4/150 हो जाएगा। और यहां पे 100% क्या हो जाएगा, गुणे का 100 हो जाएगा। ये इनका व्यय आ गया, 100% इनका व्यय आ गया। और इन्हीं का आपको बस रेशियो आपको यहां पे बताना है, इन्हीं का आपको रेशियो बताना है। रेशियो कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 तिया 45 और 17 चौके 68 हो जाएगा, यानी कि 45 रेशियो का 68 इनका व्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सवालों को करना होगा। ठीक ठीक है, इसी तरह आपको सवालों को करना होगा। आपके सवाल और भी हैं, और भी ऐसे ही सवाल आपके पूछे गए हैं, लेकिन सवाल आपके कैलकुलेटिव है। इस ग्राफ पे 5 सवाल आए हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, वो क्या रखिएगा, ये आपको लाभ का दिया गया है। ठीक, क्या होता है ना, लाभ जो भी है, जो आय बराबर आपको पता है क्या हो जाएगा, आय बराबर कितना रुपए आपने लगाया, आपने कितना रुपए खर्च किया और उस पे कितना आपको लाभ हुआ। ठीक है, ये आपकी आय हो जाएगी। ठीक है, 45 रेशियो का 68 आपका आ रहा है। देखिए, इसी तरह अगर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, इन क्वेश्चंस को करिए। तो कोई इस क्वेश्चन को कर पा रहा है, एक बार आप लोग ट्राई करिए। कहा गया है यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, आय इनकी समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था, आपको यह बताना है। ठीक, इनके खर्चों का अनुपात आपको बताना है। अब देखिए, मानता हूं कि इसने कंपनी ए ने 100% खर्च किया होगा। ठीक, ए का 100% खर्च हुआ होगा और बी का भी 100% खर्च हुआ होगा। ठीक है, कहा गया है दो कंपनियों की आय समान थी। आय समान थी का मतलब समझ रहे हैं, 2005 की बात कही गई है।
ए को 70 रुपए का फायदा हुआ है, 100 रुपए लगाया होगा, 70 रुपए का फायदा होगा, 170 हो जाएगा। 170 ए बराबर कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए इसने बी ने 100 रुपए लगाया होगा, 150 का फायदा हुआ होगा, 150 बी हो जाएगा। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए और बी का रेशियो आपका 15 रेशियो का 17 का आ जाएगा। यानी कि इनका आय का व्यय का जो रेशियो हो जाएगा ना, इनके व्यय का रेशियो जो हो जाएगा ये 15 रेशियो 17 का हो जाएगा। इनके व्यय का जो रेशियो हो जाएगा ऑप्शन ए 15 रेशियो 17 का हो जाएगा। 100% निकालना है, 1500 1700 करेंगे वो भी 15 रेशियो 17 ही आएगा। ठीक है, वो भी आपका 15 रेशियो 17 ही आएगा। इसी तरह आप लोग इस सवाल को कर लेंगे। 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी आपको ये बताना है। आपको 2002 में कंपनी बी का खर्च, कंपनी बी का खर्च का मतलब क्या है? 100%। 100% बराबर यदि 200 करोड़ था तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर 2 करोड़ हो जाएगा। कंपनी बी की आय पूछी गई है। आय का मतलब क्या है? 100% आपने खर्च किया है, 30% आपने प्रॉफिट कमाया है, तो आय आपका 130% हो जाएगा। यदि 1% बराबर 2 करोड़ है तो 130% बराबर क्या है? 130 गुणे का 2 यानी कि 260 करोड़ इसका आय हो जाएगा। कितना आय हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि 260 करोड़ आय हो जाएगा। ठीक, 260 करोड़ इनका आय हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 2 इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको मैं करा ही देता हूं। ठीक, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, ठीक, 2001 में इनका व्यय समान था, ठीक, 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय जो है ये 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ आपको कितना था ये आपको बताना है। ठीक, देखिए इसको कैसे करेंगे। 2001 में जो है ना कंपनी ए और बी का व्यय समान था। व्यय समान कहने का क्या मतलब है? आपका 100% तो लागत है और कंपनी ए का 45% प्रॉफिट है। दोनों कंपनियों का कुल आय, सबसे पहले इस आय को मैं डील करता हूं। आय आपका 342 करोड़ का है। आपने 100% खर्च किया, 45% को प्रॉफिट मिला, तो 145% ए ने कमाया। ऐसे ही बी ने 140% कमाया। ठीक, बी ने क्या किया? बी ने 140% कमाया, तो कुल आय कितना हो जाएगा? कुल आय 285% हो जाएगा। और ये आपका बराबर है 342 करोड़ के। 285% आपका बराबर है 342 करोड़ के। 1% आपका बराबर हो जाएगा 342 बट्टे का 285 करोड़ के। ठीक, आपसे पूछा गया है दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना होगा। इसको लाभ हो रहा है 45 का, इसको लाभ हो रहा है 40 का। दोनों का लाभ कितना हो गया? दोनों मिला के 85 का लाभ हो गया। आपको बस यहां पे 85 का मान निकाल देना है। कैसे हो जाएगा? 5 से कट जाएगा 17 बार में, 5 से कट जाएगा 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा 6 बार में। 5 छके 30, 300, 7 छक 42, 17 पचे 85, 17 छके 102, यानी कि दोनों का मिला के 102 करोड़ का लाभ होगा। दोनों कंपनियों को मिला के 102 करोड़ का यहां पे लाभ होने वाला है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और जो आपका था ना, ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ना आपको अलग अलग सॉल्व करना होगा। ठीक है, कल जिसका पेपर है एक बार बस देख लीजिए। ये जो ग्राफ आया है ना, इस ग्राफ में आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, कई जगह आपको चीजों को जोड़नी पड़ेंगी, कई जगह आपके चीजों को जोड़नी पड़ेंगी, और कई जगह आपको सेपरेट परसेंटेज भी निकालने के लिए इसमें दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। कल जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपके क्वेश्चन आसान होंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट रखिएगा। कैलकुलेशन को रखिएगा फास्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आपको सही करना है। कैलकुलेशन को फास्ट रखिएगा। 2 फॉर्मूलों का आप लोग ध्यान रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ध्यान रखिएगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ध्यान रखिएगा। ठीक, अंडर रूट के सवाल कोई भी आए तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं इसका ध्यान रखिएगा।
इसको आप चाहे ना तो बट्टे में करके और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जीडी की क्लास आप लोग ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जीडी की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है और फी आपको बता दे सबसे सस्ता बैच है आपका, सबसे कम फी है इसका। आप जीडी की क्लास आपको ऐप पे देखने को मिल जाएंगी, बहुत जल्द इसको सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आपको एसएससी जीडी का बैच बहुत जल्द मिलेगा और इसके साथ आपको एसएससी सीएचएसएल का भी बैच बहुत जल्द मिलने वाला है। ये दो बैच आपको मिल जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन आपको ऐप पे दिख रही होगी और इसकी इंफॉर्मेशन आपकी आने वाले 1 से 2 दिन में आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का भी बैच आपका चल रहा है, आरंभ बैच। ठीक, एसएससी सीजीएल का आपको आरंभ बैच देखने को मिलेगा एसएससी मेकर के ऐप पे। कल से इस पे डिस्काउंट लग जाएगा, कल से इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप कल से इस बैच को ज्वाइन करिएगा। ठीक, चलिए तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं, आपसे मिलूंगा अब कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जिसका भी पेपर है आराम से जाए, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। आप कैलकुलेशन को शुरू में फास्ट रखिएगा, कैलकुलेशन आपके बहुत ज्यादा है नहीं, 5 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, बाकी सारे तो आपके नॉर्मल सवाल हैं, उनमें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ग्राफ में आपको टाइम लगेगा, ग्राफ का टाइम अच्छे से यूज करिएगा, ग्राफ भी आपका अच्छा जाएगा। आपसे मैं मिलता हूं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।